तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कूलॉम्स लॉ को ग्रेविटेशनल लॉ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो फार्मूला डिराइव होता है, जो फार्मूला हमको मिलता है, ऑब्टेंड होता है, वो लगभग सेम है और एक ही टाइप से डिराइव होता है। तो ये डिस्कशन हम लोग करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। वैसे ग्रेविटेशनल लॉ आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ आप क्लास 12th में अभी पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में ही आपने देखा है वेक्टर फॉर्म में और जो नॉर्मल फार्मूला होता है। तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, दोनों फार्मूला कैसे बनता है। देखिए जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ, बोथ द कूलॉम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों? क्योंकि दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स हो या दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। तो उसी बात को हम लोग लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां पर ये जो कैपिटल जी होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से फोर्स जो दो बॉडी के बीच लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी किसके बराबर होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 आर मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और r क्या है? इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो ये फार्मूला पहले से जानते हो, आई होप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि दो बॉडी के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमारा बनता है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ को तो आपने अभी लास्ट वीडियो में ही देखा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो एट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए सेम टू सेम नहीं लग रहा है। यहाँ पर दो बॉडी है, दोनों का मासेस है, यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों का चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ भी एक कांस्टेंट, यहाँ भी एक कांस्टेंट। तो देखा जाए तो ये दोनों लगभग क्या है? सिमिलर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और ये दोनों कहीं न कहीं सिमिलर है, देख के ही लग रहा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गर कौन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? एफ ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो चलिए इन दोनों को थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अगर सपोज करो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 टू पावर 39 टाइम्स ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप सोचो कि 10 की पावर 39 का मतलब होता है कि 1 के आगे 39 जीरोस। अगर आप काउंट करते रहोगे तो काउंट ही करते रह जाओगे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये ह्यूज अमाउंट होता है। आप सपोज करो कि 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 लाख में 6 होता है, 1 करोड़ में 7 होता है। तो सोचो कि 10 के पावर 39, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही कम होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये रिलेशन मिलके सामने आता है। इस बात को देखिए मैं सेंटेंस में भी कैसे लिख दिया हूँ, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना? मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बड़ा है। आगे देखिए और मैं उस बात को लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों चार्जेस प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? एट्रैक्टिव नहीं होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर एक प्लस एक माइनस है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? एट्रैक्टिव होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। यानी दो बॉडीज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगी, कभी भी एक दूसरे को रिपल नहीं करेंगी। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बाकी इन दोनों फार्मूले को आप बहुत अच्छे से जानते हो, दोनों के बीच का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, बट दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स बच्चों क्या होगा, हमेशा ही एट्रैक्टिव होगा। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक होता है कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।